अस्सलाम वालेकुम। एक और वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। बिलाखिर इमरान खान साहब ने जो अपना लॉन्ग मार्च है उसका जो डिसाइसिव जो कॉल है वो दे दी है कि 26 नवंबर को उन्होंने अपने सपोर्टर्स को, बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो भी हैं उनको ये कहा है कि वो 26 नवंबर को रावलपिंडी में इकट्ठे हों और वहाँ से फिर वो जो अपना हकीकी मार्च है, हकीकी आज़ादी मार्च, उससे वो खिताब करेंगे। लेकिन उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात है जो उन्होंने कही कि अपना पूरा प्लान अभी उन्होंने बताया नहीं है कि जब वो रावलपिंडी में आएंगे 26 नवंबर को, तो क्या वहाँ पे वो धरना देंगे, क्या वो इस्लामाबाद की तरफ रुख करेंगे जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं हो जाते। क्योंकि थोड़ा सा उन्होंने कंफ्यूजिंग बात भी की है। उसमें एक जो उनका नुक्ता था कि 26 नवंबर के बाद भी जो उनका हकीकी आज़ादी मार्च है या जो तहरीक है वो जारी रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि शायद 26 नवंबर को वो वहाँ पे जो पब्लिक जो इज्तिमा है, रैली है, उससे खिताब करेंगे और उसके बाद फिर अपने अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे। अब ये दिलचस्प बात है कि 26 नवंबर को जब वो जलसा आम से खिताब कर रहे होंगे तो होपफुली बाय दैट टाइम जो अगले आर्मी चीफ की तैनाती है उसका जो नाम है वो सामने आ चुका होगा। क्योंकि 29 नवंबर को जनरल हेडक्वार्टर यानी कि GHQ रावलपिंडी में चेंज ऑफ कमांड भी होनी है। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा कि इमरान खान साहब के इस लॉन्ग मार्च का मकसद उस तैनाती को मुतनाज़ बनाना है। तो क्या इमरान खान साहब 26 नवंबर को जब रावलपिंडी में आएंगे तो उसका मकसद यही है कि आर्मी चीफ की तैनाती पर असरअंदाज हुआ जाए। क्योंकि जो हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि पीर के रोज़ ये मुमकिन है कि जो आर्मी चीफ की तैनाती का जो अमल है वो बाकायदा शुरू हो जाएगा और मंगल या बुध के रोज़ बाकायदा तौर पर आर्मी चीफ की तैनाती का जो ऐलान है वो कर भी दिया जाएगा। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, ये तो बातें आप मीडिया पे देख भी रहे हैं, जो तहरीके इंसाफ की तरफ से, ख़ास करके ख़ुद इमरान खान साहब की तरफ से जो उनसे कुछ सहाफ़ी मिल रहे हैं, जो उनकी लीडरान हैं, उसमें ये एक बात बताई जा रही है कि आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते हैं और इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ वाले ये दावा कर रहे हैं कि जो इमरान खान साहब के कंसर्न्स हैं कुछ आर्मी चीफ की तैनाती को लेकर के, ये उनको यकीन दहानी कराई गई है कि उनको एड्रेस किया जाएगा। ख़ास करके जो तस्करा किया जा रहा है कि इस वक्त इमरान खान साहब ये मुतालबा कर रहे हैं कि जो सीनियरिटी लिस्ट में पहले नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर हैं, उनको आर्मी चीफ तैनात ना किया जाए और उसके अलावा किसी को भी अगर आर्मी चीफ तैनात किया जाता है तो उसको उन पर कोई एतराज़ नहीं होगा। ये जो खबरें हैं, या आप इसे इस तरह से भी कह दें कि मे भी हो सकता है कि मिसलीड किया जा रहा है, ये PTI कैंप की तरफ से आ रही हैं और ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि इस हवाले से जो आउटगोइंग आर्मी चीफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, उन्होंने इमरान खान साहब को इस हवाले से अश्योरेंस दे दी है कि जो जनरल आसिम मुनीर हैं वो अगले आर्मी चीफ नहीं होंगे। अब वो ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि PTI की हलकों का ये दावा है कि जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं और जो फ़ौज एज़ इदारा, वो नहीं चाहता कि जो आर्मी चीफ की तैनाती है वो किसी भी तनाज़े का शिकार हो और इमरान खान के इस मुतालबे के बदले में फिर इमरान खान साहब जो हैं वो आर्मी चीफ जो भी आसिम मुनीर साहब के अलावा जिसको तैनात किया जाएगा, उसकी तैनाती पर कोई सवालात नहीं उठाएंगे। जो सदर आरिफ अलवी जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, वो जो नोटिफिकेशन को बिला वजह नहीं रोकेंगे और इस तरह से जो ये तैनाती है स्मूथली हो जाएगी। अब ये PTI कैंप की तरफ से इस तरह की खबरें आ रही हैं और अगर ये वाकई खबरें सही हैं तो मेरे ख्याल से एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, फ़ौज की तरफ से और जो जनरल कमर जावेद बाजवा हैं, उनकी तरफ से ये बहुत बड़ा यू टर्न होगा कि अपनी पॉलिसी में वो एक दफ़ा से फिर उन्होंने तब्दीली लाई है और वो इमरान खान साहब को अकोमोडेट करने जा रहे हैं। अब इस हवाले से मैंने जानने की कोशिश की कि क्या एस्टेब्लिशमेंट की जो इस वक्त जो पॉलिसी है उसमें कोई तब्दीली आई है कि क्या वो इमरान खान साहब को एक दफ़ा फिर जो उनके कंसर्न्स हैं या कोई कंसेशन देना चाहते हैं। तो जो मेरी इत्तला है, इस तरह की कोई बात नहीं है। जब मैं ये वीलॉग कर रहा हूँ तो कम से कम आज की तारीख तक जिस वक्त मैं ये वीलॉग कर रहा हूँ तो एस्टेब्लिशमेंट की जो पॉलिसी है इमरान खान साहब को लेकर के, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। और इसका मतलब क्या है कि जो मुझे पता चला है कि उन्होंने कहा है कि ये आर्मी चीफ की जो तैनाती है उसका इख्तियार जो है वो वज़ीर-ए-आज़म के पास है और एक प्रोसेस के तहत जो समरी जाएगी वज़ीर-ए-आज़म के पास 5 लोगों की, उसमें से
جس کو وہ آرمی چیف تعینات کرنا چاہیں وہ ان کا پریروگیٹو ہے. اور یہ جو تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ جو ہے یا آؤٹ گوئنگ آرمی چیف عمران خان صاحب سے رابطوں میں ہیں اور ان کو کسی قسم کی یقین دہانی کروائی ہے کہ ایک خاص جو جنرل ہے اس کو آرمی چیف تعینات نہیں کیا جائے گا، اس میں ان کے مطابق کوئی صداقت نہیں ہے. اور ان کا خیال ہے کہ یہ ایک ویل آرکسٹریٹڈ، ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت ایک مہم چلائی جا رہی ہے تاکہ یہ تاثر دیا جائے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے درمیان جو دوریاں ہیں وہ کم ہو رہی ہیں، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بڑی واضح ہے کہ موجودہ جو گورنمنٹ ہے وہ ڈیفینیٹلی ان کا رائٹ ہے کہ وہ اگلا آرمی چیف تعینات کرے. اور دوسرا وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو بھی سینیورٹی کے اعتبار سے جو نام ہے سوائے ایک کو چھوڑ کے ان کے خیال میں ہر جو جنرل ہے ان کا جو ریکارڈ ہے وہ بڑا زبردست ہے اور وہ آرمی چیف بننے کے اہل ہیں. اب اس میں جو سب سے امپورٹنٹ سوال ہے، عمران خان صاحب بات کرتے ہیں میرٹ کی، مطلب یہ کہتے ہیں کہ جو بھی آرمی چیف آئے اس کی تعیناتی میرٹ پہ ہونی چاہیے. اب میرٹ کی اگر وہ بات کرتے ہیں تو اس کا تو مطلب یہی ہے کہ جو سینیورٹی لسٹ میں پہلے نمبر پر ہے اسے آرمی چیف بنایا جائے، اور اس اعتبار سے جو جنرل عاصم منیر ہیں وہ سینیورٹی کے اعتبار سے پہلے نمبر پر ہیں، تو پھر ان کو آرمی چیف اگر لگاتی ہے موجودہ حکومت تو بنیادی طور پر فیصلہ تو میرٹ پہ ہوگا. تو پھر عمران خان صاحب کیوں اعتراض کر لیں جنرل عاصم منیر پر؟ اب اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ عمران خان صاحب ظاہر ہے کہ جب پرائم منسٹر تھے تو آپ کو پتہ ہے کہ جو لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر ہیں یہ ڈی جی آئی ایس آئی رہے، اور ان کو تعینات بھی ڈی جی آئی ایس آئی عمران خان صاحب نے کیا. ریکمنڈیشن ڈیفینیٹلی جنرل قمر جاوید باجوہ کی تھی. تو 8 ماہ بطور ڈی جی آئی ایس آئی انہوں نے کام کیا. تو اس وقت عمران خان صاحب کو ان کو قریب سے جاننے کا موقع ملا. اب ایک خبر تو ڈیفینیٹلی یہ بہت عام ہے کہ ایک وجہ جو اختلاف کی تھی ڈی جی آئی ایس آئی اس وقت کے لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر اور عمران خان کے درمیان وہ یہ تھی کہ انہوں نے مبینہ طور پر جو عمران خان صاحب کی اہلیہ ہیں ان کی جو کرپشن ہے وہ پنجاب حکومت میں اس وقت کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے مل کے کر رہی تھی، اس کے شواہد عمران خان صاحب کو دیے تھے جس سے وہ کافی حد تک ناراض ہوئے. ایک تو یہ وجہ جو سارے لوگوں کو پتہ ہے. دوسری وجہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب بالکل ان کا ایک موقف ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو مسئلہ ہے اس وقت جو حزب اختلاف ہے اور اس وقت نون لیگ اور جو پیپلز پارٹی ہے ان کے جو رہنما ہیں ان کے خلاف جو کرپشن کیسز ہیں ان کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے. جو میری اطلاع ہے کہ جب یہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے عاصم منیر تو عمران خان صاحب کی یہ خواہش تھی بلکہ یہ مطالبہ تھا کہ آئی ایس آئی جو ہے انڈر ان کی کمان وہ میک شور کرے، وہ نیب ہو یا بے شک پاکستان کی عدالتیں ہوں، ان پر اثر انداز ہو کہ یہ انشور کرے کہ وہ نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو ان کے خلاف، ان کے رہنماؤں کے خلاف جو کرپشن کیسز ہیں ان کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے. لیکن جو میری اطلاع ہے جو ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر ہیں اس وقت جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے انہوں نے اس سے واضح انکار کر دیا، اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ یہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے. انہوں نے یہ کہا کہ جو قانون کے مطابق جو ان کا مینڈیٹ ہے، جو آئی ایس آئی کی ذمہ داری ہے، وہ ڈیفینیٹلی وہ اس کو نبھائیں گے، لیکن کوئی بھی ایسا کام جو آئی ایس آئی کا کام انہوں نے یہ کہا کہ بطور ڈی جی آئی ایس آئی یہ ان کا کام نہیں ہے کہ وہ عدالتوں کے اوپر اثر انداز ہوں، کسی خاص مقدمے میں اس کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے. وہ بالکل ایسا نہیں کریں گے. اس وجہ سے بھی جو عمران خان صاحب کو ان کی یہ بات ناگوار گزری. پھر جب بھارت کے ساتھ پاکستان کے بالا کوٹ کے معاملے کو لے کر کے ایک آپ کہہ لیں کہ ایک جنگ کی سی کیفیت تھی، تو اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی نے عاصم منیر نے عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دیا کیونکہ یہ ایک قومی نوعیت کا معاملہ ہے تو اس پر بہتر ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن جو اس وقت شہباز شریف تھے اور باقی جو اپوزیشن کی قیادت تھی ان کے ساتھ بات کی جائے اور ان کو اعتماد میں لیا جائے جو بھی پاکستان کا اگلا لاہی عمل ہوگا. لیکن نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی اس میٹنگ میں عمران خان صاحب نے فلیٹلی انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ وہ کم از کم لیڈر آف دی اپوزیشن یا اپوزیشن کی قیادت سے بات نہیں کریں گے، بلکہ اگر وہ آپ نے بات کرنی ہے تو بہتر ہے کہ آپ ان سے بات کر لیں. اب یہ والی بات بھی عمران خان صاحب کو بری لگی کہ وہ ان کو اس طرح کا مشورہ کیوں دے رہے ہیں کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ بات کریں، حالانکہ جو ڈی جی آئی ایس آئی کا اس وقت جو موقف تھا کہ یہ ایک اہم قومی نوعیت کا معاملہ ہے، اور جب قومی نوعیت کا معاملہ ہے تو لیڈر آف دی اپوزیشن کا بھی ایک کردار ہے. تو اس میں بہتر ہے کہ ہم ایک یونٹی کے ساتھ بھارت کو اور باقی دنیا کو پیغام دیں. تو یہ اس کا پرسپیکٹیو تھا. اس کا ہرگز پرسپیکٹیو یہ نہیں تھا کہ اپوزیشن کو آپ کسی طرح کی بھی کنسیشن دیں.
तीसरा जो प्रॉब्लम हुआ इमरान खान साहब का जो आसिम मुनीर साहब के साथ, कि वो ईरान के दौरे पर भी गए थे और उस दौरे में कुछ पॉलिसी डिफरेंसेस हुए, क्योंकि उनके काबीना के कुछ जो अरकान थे उन्होंने उस दौरे को एक सेक्टेरियन कलर देने की कोशिश की, जिस पर ज़ाहिर है कि बतौर DGISI आसिम मुनीर साहब ने कुछ अपना इनपुट दिया, जिससे इमरान खान साहब जो हैं वो खुश नहीं थे। और इन वजूहात की बिना पर बुनियादी तौर पर आसिम मुनीर साहब को सैक किया इमरान खान साहब ने, कि उनको रातों रात उनके ओहदे से हटा दिया गया। और ये खबर इसलिए दबा दी गई क्योंकि उस वक्त आपको पता है कि सेम पेज था, और फ़ौज नहीं चाहती थी कि ये खबर बाहर आए, और अगर बाहर आएगी तो ज़ाहिर है कि उससे बहुत ज़्यादा एक तासुर जाएगा कि जो सेम पेज है वो ख़त्म हो गया, और ISI की भी बदनामी होगी। और आसिम मुनीर साहब जब उनको उनके ओहदे से हटाया गया तो खामोशी के साथ वो अपना बोरिया बिस्तरा पैक करके उनको गुजरांवाला का कोर कमांडर लगाया तो वहाँ चले गए, और इस खबर को फिर बाहर भी नहीं आने दिया गया, क्योंकि जनरल बाजवा भी नहीं चाहते थे, और उन्होंने अकोमोडेट किया इमरान खान साहब के जो कंसर्न्स थे। अब ये एक बुनियादी वजह है कि जो इमरान खान साहब हैं वो आसिम मुनीर साहब को क्यों बतौर आर्मी चीफ नहीं देखना चाहते, क्योंकि जो आसिम मुनीर साहब की अदरवाइज भी जो जहाँ जहाँ उन्होंने सर्व किया, जो उनकी रिप्यूट है, मुझे बताया गया कि ISI में भी उनको जब किया गया तो उनके बारे में कहा गया कि बड़े वो मेटिकुलस और बहुत प्रोफेशनल वो सोल्जर हैं। वो जहाँ भी गए हैं तो बहुत क्लियर हेडेड है, मतलब कोई लगी लिपटी बात नहीं करते। इनफैक्ट कि जब वो DGMI यानी कि मिलिट्री इंटेलिजेंस भी रहे हैं और वो उस वक्त मेजर जनरल थे, तो मुझे ये भी पता चला कि जब आर्मी चीफ जनरल बाजवा थे, ज़ाहिर है कि मेजर जनरल और फुल जनरल में ज़ाहिर है कितना आपको पता है कि डिफरेंस होता है, कि मेजर जनरल होते हुए भी अगर कोई पॉलिसी डिफरेंसेस होते थे तो वो बड़ा खुल के आर्मी चीफ के सामने अपना नुक्ता नज़र रखते थे, इर्रिस्पेक्टिव कि उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज जब आप आर्मी चीफ होते हैं डेफिनेटली बाकी जो लेफ्टिनेंट जनरल भी हों या कुछ लोग इख्तलाफ करते हैं, लेकिन बहुत एक तरीके से, क्योंकि ज़ाहिर है कि उनकी अगर बहुत ज़्यादा इख्तलाफ करेंगे तो उनकी आगे जो प्रमोशन है वो असरअंदाज हो सकती है। लेकिन सम और दी अदर कुछ लोगों के लिए ये हैरान कुन भी था कि इतना ब्लंट होने के बावजूद सम और दी अदर वो लेफ्टिनेंट जनरल भी प्रमोट हुए, वो DGISI भी बने, और इवन अब आर्मी चीफ की दौड़ में भी शामिल हैं। तो इस तरह के वो बुनियादी तौर पर ऑफिसर हैं, और जहाँ जहाँ उन्होंने सर्व किया उन्होंने कहा जी कि बहुत वो क्लियर हेडेड हैं। और उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इमरान खान साहब को जो खदशा है कि अगर वो आर्मी चीफ बन जाते हैं और इमरान खान साहब के खिलाफ ज़ाहिर है कि कई ऐसे मुकदमात या मुमकिन तौर पर मुकदमात आगे बन सकते हैं, बहुत से ऐसे मामला आ सकते हैं। तो जो जनरल आसिम मुनीर हैं बतौर आर्मी चीफ, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो शायद अदालतों पर असरअंदाज नहीं होंगे, वो किसी किस्म का इमरान इमरान खान साहब को फेवर देने के लिए कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि जिससे उनको उनका फ़ायदा हो, मतलब वो अदालतों पे छोड़ देंगे। लेकिन इमरान खान साहब ऐसा नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि ऐसा आर्मी चीफ आए जो अपना किरदार सियासी अदा करता रहे, क्योंकि आसिम मुनीर साहब के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो भी इस बारे में बड़े कन्विंस्ड हैं कि जो आर्मी का सियासत के अंदर किरदार है वो ख़त्म होना चाहिए, और वो डिसिप्लिन के हवाले से बहुत टफ हैं। उनके बारे में ये कहा जाता है कि अगर वो आर्मी चीफ बन गए, इवन फ़ौज के अंदर भी बहुत से जो ऐसे मामलात हैं उनके अंदर भी वो रिफॉर्म ले आएंगे। इस तरह की उनकी शख्सियत है, और यही वजह है कि इमरान खान साहब, और ये बात भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि अगर आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ बन जाते हैं, उनको अपॉइंट जो हैं वो शहबाज शरीफ करेंगे, उनका ताल्लुक नून लीग से है, तो अगर वो आर्मी चीफ बन जाएंगे तो वो शायद नून लीग को किसी किस्म का फेवर देंगे। ये भी वो जो लोग उनको करीब से जानते हैं, ये तासुर गलत है। उन्होंने कहा कि अगर जो भी उन्होंने डिसीजन मेकिंग करनी है वो मेरिट के ऊपर करेंगे। तो इमरान खान साहब का सबसे बड़ा मसला यही है कि उनको ये लगता है कि अगर आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ बन जाएंगे तो अगर फौज से उन्हें किसी किस्म की कंसेशन मिलने का इम्कान है चेंज ऑफ कमांड के नतीजे में, तो वो जो कंसेशन वाला एलिमेंट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो यही वो बुनियादी वजह है कि आसिम मुनीर साहब में और कोई डिफेक्ट नहीं है कि अगर कहा जाए कि प्रोफेशनली वो ठीक नहीं है या उनके अंदर कोई और प्रॉब्लम है। इनफैक्ट टू द कॉन्ट्ररी वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हैं। इस वजह से शायद इमरान खान साहब को वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अब देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि आर्मी चीफ की तैनाती अगले चंद दिनों में हो जानी चाहिए। कुछ इख्तलाफात की खबरें भी ज़रूर हैं, लेकिन ये बात वाज़ेह है कि अगर मौजूदा गवर्नमेंट ने एक डिसीजन कर लिया है कि किस शख्स को आर्मी चीफ लगाना है, तो शायद उनका जो डिसीजन है वो प्रिवेल करेगा। और देखते हैं कि अगर इमरान खान साहब कैसे रिएक्ट करते हैं, अगर जो वो चाह रहे हैं
وہ نہ ہوا. تو اینی ویز جو باقی خبریں اس وقت گردش کر رہی ہیں، پی ٹی آئی والے یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس معاملے کے اوپر اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان کوئی معاہدہ ہو گیا ہے خفیہ، یا کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے. جو میری ابھی تک کے اطلاعات ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ ہی ادارے یا اسٹیبلشمنٹ کی جو پالیسی ہے اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے. آج کے وی لاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.